तो पता है कुछ टाइम के अंदर तो मतलब मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था, मेरे को लग नहीं रहा था मैं निकाल पाऊंगा एडवांस, बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेंस हो गया मेरा सेकंड वाला भी, उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा एडवांस नहीं निकाल पाऊंगा। फिर ट्राई मारा, गए एडवांस का पेपर देने। पहला पेपर जो पेपर 1 मेरा हुआ, मैं बोलूंगा बहुत ही घटिया हुआ मेरा पेपर 1। मैं क्या ही कहूँ, मतलब बहुत। तेरे को क्या लग रहा है पेपर 2 डिफिकल्ट आता है? मैं कहा सर सुना तो ऐसा ये पेपर 2 डिफिकल्ट आता है। देखो बैकलॉग आना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके संग में आते हैं बैकलॉग, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी प्रिपरेशन के द्वारा बैकलॉग नहीं आते, क्योंकि यार वो कोचिंग का मटेरियल नहीं कर पा रहा था मैं यार, इतनी सारी शीट्स, इतनी सारी डीबीपी, रैंकर बूस्टर मटेरियल, बहुत सारी चीजें होती हैं कोचिंग। तो काफ़ी यार ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि आजकल यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, पर वो पर्सनल गाइडेंस आपको नहीं मिल पाती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। उसके बाद फाइनली यार कोविड आ गया, देन फिर गैप होता चला गया। जो पेपर जुलाई में होना था, फिर उन्होंने बोला कि अगस्त में होगा, फिर सितंबर में होगा, ऐसे ही चलता रहा। यूट्यूब पे अलग चल रहा है, पता नहीं कुछ भी, ठीक है ना, सब लोग लगे हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे, मतलब। और हम ही ऐसे पहले लोग थे, मतलब हम पहले लोग थे जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस करी, ठीक है ना। तो हमारे लिए बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने जुलाई में पूरी तैयारी करके बैठा था कि भाई जुलाई में पेपर है, अपन पूरी तैयारी से रेडी हैं, ठीक है। पेपर फिर कैंसिल हो गया, मतलब बहुत ही दिमाग खराब हुआ। लेकिन मैं कहूँगा कोविड का कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एजुकेशन के लिए ना तो बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं कोविड का, बहुत सारे बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी आपको अच्छा समय मिला, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने टाइम वेस्ट किया कोविड में, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत कर ली कोविड के अंदर, उसका रिजल्ट अपने आप अच्छा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट सितंबर के समथिंग हुआ था, तो मैंने बीच में जितना भी मेरे को समय मिला तो उसमें मैंने मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरे टाइम मेहनत करी, कुछ टाइम जरूर मैंने वेस्ट कर लिया था अपना भी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था एग्जाम होना भी है, नहीं होना है, पोस्टपोन्ड होना है, कैंसिल होना है, और यूट्यूब पे अलग अफवाहें चल रही हैं अलग ही। तो बहुत ही कुछ ज़्यादा हो रहा था। तो फिर फाइनली पेपर हुआ सितंबर में, लेकिन कोविड में मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को पता था यार 98 समथिंग परसेंटाइल मेरी आ गई थी, तो मैं सिक्योर्ड था जेई को लेकर कि नहीं यार कोई ना कोई एनआईटी तो मिल जाएगा, चिंता नहीं है, अब एडवांस पर फोकस करना है अपन को, ठीक है। तो अपने सर ने भी बोल दिया था कि बेटा एडवांस पर फोकस करो, भूल जाओ मेंस में जो भी होगा कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 98 परसेंटाइल के ऊपर तो तुम्हारी है। तो मेरा भी ये सिनेरियो हो गया था। तो मैं सब बच्चों को ये कहूंगा यार 98 परसेंटाइल के ऊपर है ना, तो तुम मान के चलो तुम वो टॉप लेयर में तो आ गए हो, तुम वो जो टॉप लेयर है ना एनआईटी की, उसमें तुम एंटर हो चुके हो, वो जो 98 परसेंटाइल के अंदर वाला रूम है उसमें तुम आ गए हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर तुम्हारी सिचुएशन है ना, तो तुम एडवांस के लिए चले जाओ, डायरेक्ट चले जाओ, बिल्कुल बिना सोचे समझे एडवांस की तैयारी करो। कई सारे बच्चे अभी भी लगे रहते हैं फिर भी मेंस में कि भैया नहीं मैं तो 90 लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरे साथ भी 98 कुछ ऐसा ही परसेंटाइल। था, मतलब मेरे साथ हाँ। भी, मैं अब उससे थोड़ी सी गलती भी कहूँगा कि मैंने भी सोच लिया था, मेरी तो 99.1 आ गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। बट मेरा था कि भाई मेरे दिमाग में दो कॉलेज थे, मतलब डीटीयू था कि भाई डीटीयू की मुझे सीओ ही चाहिए थी, सीएस मिल जाता, मैं उसमें खुश था क्योंकि मेरे घर के पास था और मुझे थोड़ा चिल थोड़ा चाहिए था कॉलेज लाइफ। और उसी चक्कर में यार मैंने ना, मतलब ऐसा नहीं था, मैंने लॉकडाउन में मैंने मॉक टेस्ट एडवांस लेवल के दिए थे, सब कुछ दिया था, बट फिर भी मेरा मेन फोकस यार जेई मेंस ही रह गया। बाद में मुझे पता चला यार जेई मेंस काफ़ी अनसर्टेन एग्जाम होता जा रहा है। अब तुम ही खुद देख रहे हो कि भाई किसी शिफ्ट में आज 240 नंबर पे आ रही है 99 परसेंटाइल, किसी शिफ्ट में 190 मार्क्स पे आ जा रही है। तो इतनी जो अनसर्टेनिटी हो गई है ना एग्जाम में, लिटरली कह रहा हूँ, उससे थोड़ा सा जेई मेंस की रेपुटेशन मतलब कम हुई है, घट रही है। और ये भी कह सकते हो थोड़ा कि लक बेस्ड हो गया आपका पेपर, ठीक है, कि मतलब 70% हार्डवर्क है, 30% लक हो गया है, ठीक है। जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता है, जेई एडवांस में यार आपका 90% हार्डवर्क है, 95% हार्डवर्क है, 4-5% लक है कि आपके सेम करे हुए क्वेश्चन आ गए तो आगे, वरना तो पूरा हार्डवर्क ही है। तो वही चीज़ है यार कि अगर लक पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहते तो एडवांस पे ही ज़्यादा फोकस रखो। मेंस पे लक थोड़ा ज़्यादा हावी हो रही है मुझे लग रहा है आजकल, तो मतलब इस बार तो खासकर 2021 में तो देखा ही तुमने क्या सिनारियो रहा था जेई मेंस का। सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए जिनका खासकर एग्जाम जेई 2022 में है, उन सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी हैव कम अप विद डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अब इसमें यार आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस, और कॉम्पिटिटिवनेस के साथ कर पाओगे। आपके साथ और भी 500-600 1000 तक के स्टूडेंट्स होंगे जो आपके साथ रोज प्रैक्टिस पेपर्स दे रहे होंगे। आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो आधे एक घंटे यार आप, मैं तो रिकमेंड करूंगा रोज आके थोड़ी प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे प्रॉब्लम्स, और आपको पता भी चल जाएगा आप स्टैंड आउट कहाँ करते हो। उसके अलावा अनअकैडमी पे यूसीएल तो चल ही रहा है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग,
मेक श्योर इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना। रीजन यार इसलिए मैं पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इसमें आपको लकी ड्रॉ के बेसिस पे भी प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली यार आपको जो रैंक होल्डर्स हैं उनको तो प्राइज मिलेंगे, पर लकी ड्रॉ के बेसिस पे भी प्राइजेस मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर पार्टिसिपेट जरूर करना। 28 नवंबर को 1 PM पे इसका फाइनल राउंड होने वाला है। अगर आप लकी रहे तो मे बी आप सचिन तेंदुलकर सर से भी मिल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी में बहुत सारे क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनमें एनरोल कर सकते हो। मेक श्योर टू यूज कोड प्रायुष राय अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो चलो यार अब चलते हैं प्रिंस भाई की वीडियो की तरफ। काफी मोटिवेशनल अभी स्टोरी बाकी है कि भाई उनका एडवांस का रिजल्ट कैसा रहा था, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा था, बैकलॉग वगैरह कैसे क्लियर करें, क्या एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो किया था, हर एक चीज के बारे में पता चलेगा। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो कुछ यार इस तरीके से प्रिपरेशन चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कोविड के समय मैंने एडवांस की भी तैयारी कर रहा था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी करता रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। सर भेज रहे थे कुछ कुछ DPPs वगैरह, अच्छे अच्छे शीट्स वगैरह, तो वो करता जा रहा था। लेकिन मैंने देखा कि यार मैं जब एडवांस के सवाल कर रहा था तो यार कुछ कुछ सवाल मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे, मतलब हिल ही नहीं रहे सवाल एडवांस से। कुछ कुछ सवाल नहीं हिलेंगे आपसे। जैसे आप देखोगे 2016 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था एडवांस का, ठीक है। तो मैंने तो वहीं से करना स्टार्ट किया था। किसी ने मेरे से बोला था कि तुम एंड के 4-5 साल के पेपर स्टार्ट कर दो करना, तो मैंने स्टार्ट ही 2016 से किया करना, ठीक है। 2016 2017 बहुत डिफिकल्ट एग्जाम था, उसमें बहुत सारे सवाल बोनस तक हुए थे 2016 में। तो मैंने स्टार्ट किया करना फिजिक्स में, तो भैया हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो पता है उस टाइम के अंदर तो मतलब मेरा माइंड ब्लॉक हो गया था, मेरे को लग नहीं रहा था मैं निकाल पाऊंगा एडवांस, बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेंस हो गया मेरा सेकंड वाला भी, उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा एडवांस नहीं निकाल पाऊंगा मैं। तो फिर मेरा क्या हालत हो गई ना, मैं कॉलेज पर रिसर्च करना स्टार्ट, NIT ढूंढ रहा हूँ कौन सा मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। और तो मैक्सिमम मतलब ये ये करते हैं, मतलब इस वक्त भी सिचुएशन यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज़ कर रहे हैं। मैं तो भाई मैं जो चीज़ से लास्ट ईयर गुजरा हूँ, मैं तो सबसे बोलता हूँ भाई एक बार एडवांस को ट्राई तो दो, ठीक है। मैंने भाई जो 20 दिन हमें ऑलमोस्ट 20-25 दिन मिले थे लास्ट ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, तो 20-25 दिन मैं कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, जीरो मतलब मैंने 2-3 घंटे भी पूरा नहीं पढ़ा होगा टोटल 20-25 दिनों में। और बाद में जब मैंने एडवांस का पेपर दिया ना, तो मेरे अराउंड 12,000 के आसपास रैंक आ गई थी, 12-13 हज़ार के बीच में आई थी कुछ। तो मुझे लगा यार कि अगर उस वक्त मैंने थोड़ी और पुश कर दिया होता अपने आप को, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगा लिए होते एडवांस के, तो 6-7-8 हज़ार तक तो मैं आराम से पहुंच ही जाता। ये भी मतलब ऐसा नहीं कहूँगा बहुत तगड़ी है आपको CS मिल जाएगी, बट हाँ कुछ ना कुछ तो ITs में आपको आराम से मिल ही जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू। तो वही चीज़ यार, एक वही चीज़ मैसेज मैं देना चाहूँगा कि भाई एडवांस पे फोकस करो, मेंस के भरोसे ही मत बैठे रहो, ठीक है। मेंस जैसा भी गया एक बार एडवांस को दे दो, ठीक है। 20-30 दिन एक्स्ट्रा और पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ अलग से आपको भाई 2 साल 3 साल जो मेहनत कर रहा है उसके लिए 1 महीने कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 1 महीने और पुश कर लो अपने आप को, ठीक है ना। तो यार और पता है काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया मेंस और एडवांस की तैयारी अलग होती है। यार ऐसा थोड़ा ना है, थ्योरी वो सेम ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। फॉर्मूले सब कुछ सेम है, कुछ 2-4-5% थ्योरी एक्स्ट्रा हो सकती है मेरे हिसाब से, ज्यादा तो होगी। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है कंटेंट के मामले में, बस प्रैक्टिस के मामले में एक्स्ट्रा है कि आप जितनी तो और प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो हुआ क्या बेसिकली, फिर मेरा डिसाइड होने लगा कि चलो कॉलेज के बारे में ढूंढना स्टार्ट करते हैं, एडवांस निकलना मुश्किल है। तो मेरा मेन फोकस आया सबसे पहले NIT तिरछी, बेस्ट NIT था, मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। तो मिल रहा था NIT तिरछी, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन ब्रांच इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी NIT तिरछी मेरे घर से बहुत दूर है, मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो, मतलब एक पूरा दिन और मतलब 36 घंटे का रास्ता है समवट मेरे यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर था और मैं इतना दूर जा नहीं सकता था, और मतलब मेरा कुछ वो इतना विचार भी नहीं था कि मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़ के इतना दूर जाऊँगा, क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूँ अपनी मम्मी का। तो मेरे को थोड़ा सा वो भी था कि नहीं, और मम्मी भी नहीं चाहती थी कि इतना दूर जाए तो फिर NIT तिरछी कैंसिल हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आया NIT सूरतकल वगैरह भी उसी साइड में बहुत दूर। तो फिर आया मैं NIT राउरकेला पे। NIT राउरकेला खूब अच्छा लग रहा था, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। डिसाइड हो गया कि अगर कुछ नहीं हुआ तो NIT राउरकेला जा रहे हैं अपन, फुल डिसाइड हो गया था, फुल तैयारी। फिर क्या हुआ, लेकिन अपन एडवांस की तैयारी कर रहे थे, बहुत दिक्कतें आ रही थी, डिमोटिवेशन खूब ज़्यादा था। क्योंकि क्या था ना, जब आप एडवांस लेवल के सवाल करते हो तो आपको दिक्कत आएगी, होते नहीं है सॉल्व, और नहीं होते लिटरली। ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब आपने तैयारी स्टार्ट करी, आपने 4-5 दिन ही हुए हैं, आपने 4-5 शीटें लगाई और आपसे तैयार मतलब क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस करोगे तो आपसे फिर होने लग जाएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपसे होने लग जाएंगे। फिर मैं अपने टीचर से आके मिला, मेरे टीचर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और सारे JEE एस्पिरेंट्स को जानना है ये वाली बात, और एडवांस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि प्रिंस 100% आपका, अगर मान लो कि आपका पेपर, मान लो 100% आपका पेपर है, तो आपको कितना स्कोर करना है पेपर के अंदर। आपको IIT में तो सीट गई है, तो कितना स्कोर करना है आपको। मैंने कहा सर करना होगा कुछ 70-80-90% स्कोर, तभी IIT में सीट मिलेगी। तो वहाँ पर मेरे को उन्होंने सच्चाई बताई, उन्होंने बोला देख प्रिंस, एक्चुअली है क्या, तू मान के चल अप्रोक्सीमेट 30% तो आपके ईजी सवाल आने हैं,
40% अप्रोक्सीमेट मान लो डिफिकल्ट सवाल आने हैं, और 30% 40% आपके मॉडरेट आने हैं और 30% बचे हुए आपके डिफिकल्ट आने हैं। मतलब क्या एक कैसे रहता है डिवाइडेशन, 30% ईजी, 40 मॉडरेट और बाकी 30 आपके डिफिकल्ट। तो इस तरीके से रहता है आपका, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना ही रहता है आपका डिवाइड हर साल जेईई एडवांस के पेपर में। तो मेरे को एक चीज वहां पर समझ में आई, मैंने क्या है फिर मैंने वो मार्क्स वर्सेज रैंक देखना स्टार्ट करी कि भाई कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ जाती है जेईई एडवांस में। तो मेरे को पता चला कि यार अगर 50% 60% भी स्कोर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसाइड रैंक आ जाएगी, आईआईटी में अपन पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अपन ने सोचा कि अपन को तो कुछ नहीं करना है, वो 30% सिंपल और 40% मॉडरेट पे टारगेट करना है, उसके अलावा बाकी डिफिकल्ट तो गया बाढ़ में, अपन को मतलब नहीं है। तो फिर अपन ने जो भी सर ने बोला कि तुम एडवांस के पेपर लगा लो, प्रीवियस ईयर मैंने एडवांस के पेपर लगाए। सर ने बोला कि तुम जो आपकी कोचिंग की मॉड्यूल है उसकी एक्सरसाइज 2 जो डिफिकल्ट वाले सवाल है उनको प्रैक्टिस करो। मतलब हर चैप्टर में अगर आप एडवांस लेवल के 30-40 सवाल भी कर लेते हो तो सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि आपको 100-200 सवाल करने, एरोडोबो लगानी है और एडवांस पे भी एडवांस 2 लेवल अप करने हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा एडवांस चले जाते हैं कि ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अलग चीज है यार, ओलंपियाड एक अलग चीज है, ठीक है। तो आप मतलब 40-50 सवाल भी एडवांस लेवल के लगा लेते हो किसी चैप्टर के अंदर तो मतलब वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो एक एडवांस लेवल की आपकी तैयारी हो जाती है। फिर आप एडवांस लेवल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप लगा लो। देन मुझे समझ में आया, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए तो मुझे समझ में आया कि भैया 50% पेपर तो अपन से बनना है यार एडवांस के पुराने साल के। तो अपन को समझ में आया भाई चांस है, निकल सकता है, मतलब निकल सकता है। वहां अपन को एकदम मतलब लगा कि यार ठीक है कुछ ना कुछ हो जाएगा, ट्राई मार सकते हैं एक बार लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं मारेंगे। फिर ट्राई मारा, गए एडवांस का पेपर देने। पहला पेपर जो पेपर 1 मेरा हुआ, मैं बोलूंगा बहुत ही घटिया हुआ मेरा पेपर में। मैं क्या ही कहूँ, मतलब बहुत ही कम नंबर आए थे। मतलब ऑलमोस्ट अगर मेरे दोनों पेपर मतलब ओवरऑल अगर मेरे पेपर को देखा जाए तो मेरे 30% पहले पेपर में थे, 25-70% दूसरे पेपर में आए थे। अब सोचो हुआ क्या। तो पहले पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, मैंने मम्मी को फोन ठोका, मम्मी मैं एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, एनआईटी राउरकेला पक्का है अपना। मतलब मैंने अपनी मम्मी से कह दिया जो ब्रेक और मिलता है। मेरे मतलब हाँ ब्रेक जो मिलता है 2 घंटे का, और मतलब ब्रेक में तो मातम छाया हुआ था बिल्कुल। मतलब सारे दोस्त की शक्लें उतरी, सब लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मतलब सब बैठे हैं, कोई सिड्डी पे जाके बैठ गया, कोई अपने मम्मी पापा के पास में बैठा है, कोई मम्मी पापा समझा रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। सेंटर पड़ा था मेरा यहाँ पर। तो फिर सेंटर से थोड़ा पास में आके मेरे दोस्त का घर था, तो उसने बोला कि चल अभी कुछ खा पी लो फिर देखते हैं। तो ज़्यादा कुछ खाना भी नहीं खा रहा था, और खाना भी नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ खाना, फिर नींद आएगी तो फिर मैंने थोड़ा बहुत वो फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, एक आध केले वेले खा लिए थे। और फिर मेरे सर मुझे सेंटर पे मिले, जब मैं पहुंचा सेकंड पेपर का एग्जाम देने तो मेरे सर मुझे सेंटर मिले। उन्होंने बोला प्रिंस क्या हुआ। उनको पता था कि यार मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा था, मेहनत उस टाइम पे कर रहा था। तो उनको लग रहा था कि नहीं यार निकाल सकता है, बंदे में दम है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि प्रिंस देख तेरे को क्या लग रहा है पेपर 2 डिफिकल्ट आता है। मैं कहा सर सुना तो ऐसा ये पेपर 2 डिफिकल्ट आता है तो उन्होंने बोला बेटा पेपर 2 बहुत सिंपल आता है, तो टेंशन मत ले, पेपर 2 बहुत सिंपल आता है। तो मेरे दिमाग में बात आई, पेपर 1 तो गया, कुछ नहीं हो सकता पेपर 1 का, देखा जाएगा जो भी होगा। अब लास्ट एक पेपर 2 बचा है। तो मैंने बहुत ही अपने माइंड को कूल रखकर, मतलब देखो क्या है ना यार, सब कुछ माइंड सेट है यार आपका, आपने माइंड सेट बना लिया कि पेपर 2 खतरनाक है। और पता है ये मैंने चीज देखी है कि बच्चे क्या है ना पेपर 1 में मेहनत करते हैं, स्ट्रेस हो मतलब अच्छा नहीं गया तो स्ट्रेस हो गया, एनर्जी लेवल भी काफी डाउन हो जाता है पेपर 1 देने का, कुछ दिमाग तो आपका लगता ही है पेपर में। तो क्या पेपर 2 अपने आप ही टफ लगने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी भी इतनी ज्यादा नहीं है, पेपर 1 भी अच्छा नहीं गया है, इसलिए पेपर 2 टफ है। रियलिटी में पेपर 2 टफ नहीं है, ये प्रॉब्लम है बच्चों की। तो फिर मेरे को वहां पर क्लिक किया, मैंने कहा नहीं पेपर 2 अच्छे से दूंगा मैं अपना। तो पेपर 2 मैंने अच्छे से दिया, और लिटरली पेपर 2 सिंपल भी था। आप 2020 का पेपर 2 उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा पेपर 1 की डिफिकल्टी लेवल जाता थी पेपर 2 से। लेकिन क्या है ना, वो बच्चों के माइंड में सेट रहता है कि पेपर 2 डिफिकल्ट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीज अपने दिमाग से शायद निकाल दो, पेपर 2 में फोड़ना है, ठीक है। पेपर 1 में तो फोड़ना ही फोड़ना है, पेपर 2 में भी फोड़ना है। पेपर 2 दिया, अच्छा खासा स्कोर हो गया पेपर 2 में, घर गया, फिर भी नहीं लग रहा था कि आईआईटी निकलेगा, कुछ फिक्स कर लिया था सब कुछ। मतलब 27 सितंबर को मेरा 27 सितंबर को था हमारा पेपर, हाँ 27 सितंबर को हमारा जेईई एडवांस का पेपर था। 28 सितंबर को मेरी बर्थडे थी, तो 27 सितंबर को पेपर देने का हम लोग मॉल गए, और दोस्त लोग खा रहे हैं पी रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। मैं कहा काहे के लिए खा रहे हो यार, अभी रिजल्ट आना है, सुतैया होनी है घर पे, मत खाओ यार तो मतलब मेरी बर्थडे वहाँ आ रहे हैं, दोस्त पास केक वेक कट रहे हैं। मैं कहा बेटा केक नहीं काटो, अब तो मैं कटूंगा घर पे मतलब उस दिन बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब जेईई एडवांस का पेपर दे के आए, मेरा केक कट रहा है, बताओ भाई मेरा बर्थडे तो से 28 को ही आता है, सेम चीज मेरे साथ भी लास्ट ईयर हुई थी, बट मेरा 28 सितंबर को ही आपका भी अरे भाई तो 28 सितंबर को मेरी बर्थडे, फिर सीधे मैं नानी घर पे चला गया। मैं कहा अब छोड़ो सब दुनियादारी, और 3.5 साल मैं घर से नहीं निकला हूँ यार, मैं 3.5 साल घर में था, ग्वालियर के अलावा मैंने कोई दूसरी सड़क नहीं देखी तो फिर मैं नानी घर पे चला गया। 5 या 6 तारीख के समथिंग मेरे को ध्यान नहीं, रिजल्ट आया था अपना 5 या 6 तारीख 5 को था, तो 5-6 तारीख को रिजल्ट आया, मैंने देखा रिजल्ट, तो मेरे को मतलब ये तो समझ में आ गया कि अपन को आईआईटी मिल जाएगा। तो मतलब उस दिन लगा कि भाई नहीं यार, मतलब मेहनत वर्थ इट थी, कोई दिक्कत नहीं है, फाइट मारे और फाइनली पहुंच गए।
तो देखा मतलब आप लोगों ने स्टोरी में कि मतलब कितना उतार चढ़ाव, मतलब एक्सपोनेंशियली हाई मोटिवेशन और फिर एक्सपोनेंशियली डाउन डीमोटिवेशन। तो ऐसे होता है यार जर्नी में, ऐसा कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार आप ट्राई जरूर मानो, ट्राई जरूर मानो। देखो यार ऐसा नहीं सोचना है कि पेपर जो है डिफिकल्ट, एडवांस का पेपर डिफिकल्ट है, मैं मना नहीं कर रहा डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें कुछ सिंपल सवाल भी तो है यार। सिंपल ढूंढ ढूंढ के कर आओ यार, मॉडरेट सवाल ढूंढ ढूंढ के कराओ तो काम हो जाएगा। डिफिकल्ट पे जाओ ही नहीं, डिफिकल्ट पे जाओ नहीं, जरूरी नहीं है डिफिकल्ट पे जाओ। बच्चे वो डिफिकल्ट फोकस कर रहे हैं, तो वो समस्या है। वही डिफिकल्ट को वो लोग ऐसा प्लेस करते हैं ना कि तुम ल्योर हो जाओगे। सबसे पहले भाई डिफिकल्टी को डाल देंगे तो तुम्हें लगेगा यार ये पहला ही क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या करेंगे हम, पेपर खराब। और वो मतलब सेट किए जाते हैं ऐसे ऐसे जगह कि दो इजी दे देंगे फिर एक डिफिकल्ट दे देंगे, ताकि वैसा ना हो कि आपका मोरल बूस्ट हो जाए। माइंडसेट वाली जो बात कही ना आपने, मतलब वो बहुत मुझे सही लगी कि यार इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपने पहले ही ये मन बना लिया है कि मेरा एडवांस नहीं होगा, तो फिर वो कोई भी नहीं निकाल सकता है ना। वो पहले ही आपने फिक्स कर ली। जैसे मेरे साथ वो चीज़ थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैंने फिक्स कर लिया था कि यार मैं क्या ही दूंगा एडवांस, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इतना ही रैंक आ जाएगी, क्या कर लूँगा। बट वो थोड़ा सा अब लगता है कि नहीं यार, उस वक्त और थोड़ा पुश मारा हो तो अपने आप को, तो चीज़ें भाई यार हमारी गलती से तुम लोग सीख लो, तो वो भी बहुत हमारे लिए बड़ी चीज़ होगी। कि माइंडसेट अपना रख लो कि मैं देखता हूँ 11th से ही बच्चे डिसाइड ही कर लेते हैं कि भैया जे एडवांस हमारे पास का नहीं, हम जे मेंस पे फोकस करेंगे। मतलब क्या भाई, अभी 11th में हो तुम, अभी 2 साल बाकी हैं यार के। मतलब 11th में तो सबका वही रहता है ना कि भाई आईआईटी बॉम्बे जाना है, सीएसई आईआईटी बॉम्बे, उससे नीचे तो कुछ दिखता ही नहीं है अपन को, ठीक है। वो क्या है ना, वो मार्केट में क्या है ना, वो बना रखा है कि भाई वो जे एडवांस बवाल, मतलब मार्केट में वो थोड़ा सा बना रखा है। और लिटरली देखा जाए ना कि अगर जेई मेंस के अंदर भी 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, या आईआईटी के लिए 10 लाख बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन 10 लाख के बीच में है ही नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं 1-2 लाख के बीच में। हाँ, तो वहाँ पर वो बच्चों का माइंडसेट बहुत खराब है। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है यार, अगर देखो आईआईटी ड्रीम है तो फिर उसके लिए जाओ यार। देखो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। 10th तक यार जो चीज़ें एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के वो नंबर आ जाते थे, वो यार आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है पूरी। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि यार तुम एक दिन में 14 घंटे पढ़ ले रहे हो या 15 घंटे पढ़ ले रहे हो, ऐसा नहीं है गेम की। तुम रेगुलर पढ़ते रहो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। बस यार यही मेरे सर कहते थे कि जरूरी नहीं है कि तुम डेली 8 घंटे पढ़ो, एक दिन 10 घंटे पढ़ो, एक दिन 1 घंटे पढ़ो, डेली 6 घंटे पढ़ते रहो, आईआईटी निकल जाएगा। ये बोलते थे। हाँ, मतलब अपने 6 घंटे पढ़ते रहो, आईआईटी निकल जाएगा। अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर लो और कंसिस्टेंसी रखो पढ़ाई में, ठीक है। कुछ चीज़ें यार, कुछ क्विक क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछना चाहूँगा बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट। पहला यार, क्या जो कोचिंग का मटेरियल होता है वो इनफ होता है, या फिर हमें एक्स्ट्रा बुक्स लगानी पड़ेंगी, या और तुमने कौन कौन सी एक्स्ट्रा बुक लगाई थी, अगर लगाई थी? सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, कोचिंग का मटेरियल इनफ नहीं होता है, लेकिन कोचिंग के मटेरियल को पूरा 1 से 2 से 3 बार बिना कंप्लीट किए कोई दूसरे मटेरियल पर नहीं कूदना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग के मटेरियल को 1 से 2-3 बार कर लो। अगर आपने 1-2-3 बार कर लिया अपनी कोचिंग का मटेरियल, देन आप जंप कर सकते हो किसी और मटेरियल पे। अब दूसरी बात आती है कि कौन सा मटेरियल करें, उसके बाद में कौन सी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर MS चौहान का मैंने यूज किया था। बहुत ज्यादा बुक्स मैंने यूज नहीं करी है, लेकिन बता रहा हूँ कौन कौन सी यूज करी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने MS चौहान का कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स के लिए यूज किया था। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए कोई बुक्स यूज नहीं करी। एनसीईआरटी में जो था वो पढ़ लिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, मतलब मैंने और कोई बुक नहीं यूज करी। लेकिन ऐसा था, जैसे मान लो कि हमें पता है कि एनसीईआरटी में आपको पता है कि अगर मैं 1-2 कोई टॉपिक उठा लूँ, जैसे आप मान लो कि कोई सपोज करो कोई एक ऐसा चीज है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन वो एडवांस के सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आप वो टॉपिक उठा के कहीं और से पढ़ लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी कोई दूसरी बुक पढ़ डालो, पूरी जेडीडी पढ़ डालो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा भी बच्चे करते हैं। और बाकी फिजिकल के लिए मैंने नरेंद्र अवस्थी कुछ चैप्टर के लिए करा था, जैसे केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो उसके लिए कर ली थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो उसके लिए कर ली थी, कुछ चैप्टर के लिए नरेंद्र अवस्थी यूज कर ली थी, ठीक है। बाकी मैथ्स मैंने पूरा अपना मॉड्यूल से किया था, और फिजिक्स भी पूरा मैंने अपने मॉड्यूल से किया था। इसके अलावा मैंने कोई बुक रेफर नहीं करी, क्योंकि यार वो कोचिंग का मटेरियल नहीं कर पा रहा था मैं यार। इतनी सारी शीट्स, इतनी सारी डीबीपी, रैंकर, बूस्टर मटेरियल, बहुत सारी चीजें होती हैं कोचिंग में। आप बोलोगे ना कि सर मुझे और मटेरियल चाहिए, वो खुद ही दे देंगे आपको। आप बुक पे ना भागो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो चीज़ काफ़ी सही की। और एकदम सेम चीज़ है यार जो तुमने की है, मैंने भी वही की थी। मैंने बस वही फिजिक्स के लिए थोड़ा बहुत HCV देखी थी, वो भी कुछ चैप्टर्स के लिए। मैंने ज़्यादा HCV भी अलग से नहीं की थी, क्योंकि यार कोचिंग का इतना सारा क्वेश्चंस हो जाते हैं वर्कबुक और DBPs वगैरह में, कि अलग से इतना टाइम मिलता ही नहीं कि आप ये भी करो, फिर ये भी करो, फिर ये भी करो। इतना टाइम नहीं मिलता यार। लगता है स्टार्टिंग में बुक्स तो सारी मंगा लेते, सिंगेज भी मंगा लेंगे, ये भी मंगा लेंगे, इरिडो भी मंगा लेंगे, सब मंगा लेंगे, बट उतनी हो नहीं पाती। आखिरी में वो बस बड़ा सा पाइल अप हो जाता है।
हाँ, सारी चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं। तो वही चीज़ है यार, ज़्यादा बुकों के पीछे मत भागो, कुछ बुक्स पकड़ो, मतलब वो भी यार टीचर से पूछ लोगे ना, कोचिंग वाले, तो वो एग्जैक्टली बता देते हैं कि जैसे हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने बोला था ये थोड़ी एक्स्ट्रा बुकें लगा लेना, अदरवाइज मैथ्स वाले सर ने बोला कि भाई कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं, फिजिक्स वाले सर ने भी बोला कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं, केवल HCV अगर लगानी है तो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। सर जो अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, मतलब जेईई मेन से पहले कितने दिए थे और जेईई एडवांस से पहले कितने दिए थे? देखो मैं यही कहूँगा कि जैसे एक बार तुम्हारा पूरा रिवीजन हो गया, एक बार पूरा रिवीजन हो गया, तो अब ऐसा भी नहीं है कि भैया मेरा पूरा रिवीजन नहीं हुआ मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना हो गया 70% रिवीजन हो गया, 80% रिवीजन हो गया है, 90% रिवीजन हो गया, तो उस हिसाब से आप, मतलब मैं ये कहूँगा जब अगर जेईई मेंस का 1 महीना बचा है तो मिनिमम यार हर हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट तो दो, मतलब हर एक दिन छोड़ के एक मॉक टेस्ट दो, आज दे दो फिर कल छोड़ दो फिर तीसरे दिन दे दो, तो इस तरीके हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दो। बाकी अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में अगर आप प्रीवियस 5 साल के पेपर लगा लोगे ना, 2016 से लेके 2020-21 तक के पेपर लगा लोगे, सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और मिनिमम से मिनिमम, तो हर तरह की वैरायटी कवर हो जाएगी। तो ये 5-6 पेपर आप लगा लो बिल्कुल तरीके से बैठ के, 3-3 घंटे के समय लगाकर उस हिसाब से आप लगा लोगे, कवर अप हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग 1 महीना बचा है जेईई मेंस का तो हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट लगाओ, एडवांस के लिए 5 साल के पुराने पेपर लगा लो, हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब काफ़ी, मैंने भी यार ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, मैंने एडवांस के लिए तो कुछ मतलब तैयारी कर ही नहीं रहा था, बट हाँ मेंस के लिए यार मैंने अच्छे खासे मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, जितने मतलब मैंने भी ऑलमोस्ट उतने डेली बेसिस पे लगा लेता था या फिर अल्टरनेटिव बेसिस पे मैं लगा लेता था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है यार वो ये है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि यार मेरी बैकलॉग हो गई है, मेरे 3-4 चैप्टर छूट गए, मेरी बैकलॉग हो गई, तो मैं उस बैकलॉग को कैसे कवर करूँ, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है। देखो बैकलॉग आना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके संग में आते हैं बैकलॉग, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी प्रिपरेशन के द्वारा बैकलॉग नहीं आते। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझो कि बैकलॉग के द्वारा, आप सबसे पहले तो बैकलॉग कवर करते दौरान ये गलती मत करना, फिर करना कैसे कवर ये भी बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे मान लो आप अभी 12th स्टार्ट कर रहे हो और आपके 11th में कुछ बैकलॉग है, मोस्टली बच्चों की ये रहता है कि 12th स्टार्ट कर रहे हैं भैया 11th के बैकलॉग बचे, तो सबसे पहली बात क्या करना है आपको, 12th पे पूरा फोकस करना है। 12th आपका नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 12th के समय में से कुछ टाइम निकाल रहे हो और 11th के बैकलॉग कवर कर रहे हो कि भैया अभी मैं काम करता हूँ, 12th मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है उसे छोड़ देता हूँ और 11th की कवर करना स्टार्ट करता हूँ, ऐसा नहीं करना। 12th में आपका जो चल रहा है करंट टॉपिक जो चल रहा है उससे करंट पर फोकस तो करना है। अब जो जैसे मान लो आप दिन में 9 घंटे पढ़ रहे हो, तो 9 घंटे के अलावा आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने हैं, कहीं से भी निकाल लो, अपने सोने में कम करो 2 घंटे, या अपने खेलने में कम करो, या अपनी मस्ती में कम करो, कहीं से भी आपको 2 घंटे निकालने हैं और उस बैकलॉग में लगाना है। बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है, आप अपनी डेली रूटीन के अंदर कुछ 1 से 2 घंटे डेली निकालें। तो अगर मान लो आप 2 घंटे भी डेली निकाल रहे हो तो एक हफ्ते में 2 घंटे अगर देखें तो 14 घंटे हो गए आपके। अगर 14 घंटे मतलब एक बहुत बड़ा टाइम है, 14 घंटे आप इजीली 6 से 7 घंटे में एक चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप डेली 2 घंटे भी किसी बैकलॉग के लिए लगा रहे हो तो इजीली आप एक हफ्ते में 1 चैप्टर कवर करोगे, 1 महीने में 4 चैप्टर कवर करोगे, तो इजीली कवर हो जाता है। तो आपको थोड़ा दिमाग से सोचना है, ऐसा नहीं कि आप करंट टॉपिक को छोड़ दो और फिर बैकलॉग में कवर कर लो। तो इजीली 2 से 3 घंटे अपने निकालो और अपना करते रहो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। सही, काफ़ी सही अप्रोच है। मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ यार कि जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसे मत रोक दो, ऐसा मत करो कि भाई ये पर्टिकुलर चैप्टर छोड़ रहा है, इसे चल रहा है कोचिंग में तो इसे छोड़ के पिछला वाला रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा मत करो। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम निकालो भाई, जो दिन में जो गलतियाँ की उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा टाइम, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट डालो और धीरे धीरे उन्हें करके क्लियर करो। ठीक है, तो काफ़ी सही। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जब वो रिजल्ट देखा था जेईई एडवांस का, जब लगा कि भाई अब तो आईआईटी हो ही जाएगी, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था और तुम्हारा कैसा रिएक्शन था कि भाई अब तो फुल इज्जत मिलेगी अब तुम लोग सोसाइटी में? सबसे पहले तो क्या हुआ, मतलब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले क्या होता है ना, वो जो लोडिंग वाला बटन चलता है ना लैपटॉप पे, जो वो रिजल्ट आ रहा होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो वो वहाँ करता है। तो वो लोडिंग हो रहा था, तो नेट इतना तेज नहीं आ रहा था, वो लोडिंग हो रहा था। तो मतलब जैसे रिजल्ट आया ना, एक रैंक आई, तो अपन ने रैंक देखी और अपन ने देखा कि भाई कॉलेज वॉलेज देखना स्टार्ट करते हैं, कौन सा कॉलेज वॉलेज मिलेगा। तो रैंक आई तो ये तो क्लियर था कि एडवांस निकल गया, और अपन को पहले से ध्यान था कि भाई अगर इससे अंदर रैंक आ रही है तो अपन को मिल जाएगा कोई ना कोई कॉलेज। तो मतलब रैंक आई, अपन ने देखा यार कि फाइनली चलो यार कि मतलब कहीं ना कहीं आईआईटी वाराणसी या फिर आईआईटी कानपुर जैसे आईआईटी रुड़की वगैरह कहीं ना कहीं अपन सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अंदर से ऐसा लगा कि यार 3 साल में जो जितनी भी कष्ट झेले ना मैंने, वो सारे चले गए। मतलब उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और मम्मी घर पे थी, मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई। पापा घर पे थे, पापा घर पे नहीं थे, उनको कॉल आकर बताया तो पापा सीधी बात है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि भाई चलो यार, मतलब उन्होंने भी जो सपोर्ट किया, उन्होंने भी जो पैसा वैसा तो चलो ठीक है यार, पैसा तो कोई इतना मायने रखता नहीं है किसी के लिए, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो, जो उनका सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उन्हीं के सपोर्ट के कारण सारा कुछ हुआ, उनको बहुत खुशी हुई इसके बाद में। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप आईआईटी के लिए मेहनत करो,
हो सकता है आपकी नींद सोने को ना मिले, आपको खेलने को ना मिले, घूमने को ना मिले, लेकिन जिस दिन आप अपने आईआईटी के गेट पे खड़े होकर फोटो खिंचाओगे ना, वो मतलब उस दिन ना मतलब सब कुछ, मतलब आपको मतलब कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। जिस दिन वो आईआईटी बॉम्बे गेट के बाहर खड़े होकर आप पोस्ट डालोगे अपने इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर, तो मतलब जितने भी कष्ट आपने झेले सारे निकल जाएंगे, सारे दूर हो जाएंगे कष्ट आपके, ठीक है। तो अभी मेरे को तो ऐसा मौका मिला नहीं है, मैं अभी कॉलेज ही नहीं गया अभी तक, तो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन आईआईटी कानपुर गेट पे खड़े होकर सबसे पहले फोटो खिंचवाऊंगा। तो वो एक मोमेंट हुआ जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई जितनी अपन ने 2 साल 3 साल मेहनत करी वो सारी वर्थ इट है। तो काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी यार प्रिंस की, और मुझे पक्का पता है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर स्टोरी से। बहुत सारे लोग जो बहाना बनाते हैं ना, यार भैया हमारे पास ये नहीं है, हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, सबकी अलग अलग लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती। तो यार ट्राई करो कि यार इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब फाइट करें सिचुएशन से, ठीक है। सबकी कंडीशन अलग होती है यार, मैं नहीं कह रहा प्रिंस जैसी सबकी सिचुएशन होगी या मेरी जैसी सबकी सिचुएशन होगी, सबकी सिचुएशन यार अपनी खुद में यूनिक होती है और खुद की यूनिक जर्नी होती है, ठीक है। एक छोटा सा यार मैंने इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, इनकेस यार अगर आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करनी है हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है, उसमें फिलअप कर सकते हो अपनी डिटेल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जर्नी तुम्हारे जूनियर्स को इंस्पायर कर सकती है या मोटिवेट कर सकती है, देन डेफिनेटली यू गाइस कैन फिल दैट फॉर्म। उसके अलावा यार कोई लास्ट मैसेज है यार प्रिंस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे, उन ऑडियंस को जो अगली साल जेई की तैयारी, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी जिन्होंने स्टार्ट की जेई एडवांस की तैयारी, उनके लिए क्या एक छोटा सा मैसेज है जो आप अपनी एंड से देना चाहोगे? तो गाइस यार फाइनली मैं यही कहूंगा, अभी आपने मेरी जर्नी देखी तो आपको पता चला यार सभी तरह की जर्नी रही मेरी। कभी कभी मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड था, मतलब हर तरीके का अप डाउन मेरी जर्नी में चलता रहा, तो मैंने कभी हार नहीं मानी, आपको भी कभी हार नहीं मानी है। कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यार आप 10 घंटे पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंटली 5-6 घंटे मेहनत करते रहो, रिजल्ट काफी अच्छा रहेगा। रिजल्ट पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, प्रिपरेशन में फोकस करो, अपने आप आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। ये बात मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, केवल प्रिपरेशन में फोकस करना है, ठीक है। बाकी आप चाहते हो प्रिपरेशन करना एक आईआईटीएन बंदे के साथ में कि भैया मेरे को आईआईटीएन बंदा एक मेंटर करे, क्योंकि आज की डेट में यार मेंटर की बहुत ज्यादा कमी है कि बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो आप चाहते हो लिटरली कि एक आईआईटीएन मेंटर मेरे को साथ में मेरी प्रिपरेशन करवाए, वो मेरा सब कुछ देखे कैसी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म, जो कि एक बहुत ही शानदार मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्टडी नक्शा। उसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे चैनल को जाकर भी आप देख सकते हो, वहां पर आपको और जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो काफ़ी यार ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि आजकल यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आ गए हैं, पर वो पर्सनल गाइडेंस आपको नहीं मिल पाती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ऑफलाइन कोचिंग्स में यार ये होता था कि चलो आपके पास कोई टीचर रहता था, और मतलब बहुत बार हम लोग हेजिटेट भी कर जाते टीचर्स वगैरह से अपने डाउट पूछने, तो एक पर्सनल मेंटर वहाँ पे होता है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इनिशिएटिव मुझे काफ़ी सही लगा प्रिंस का, और अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएंगी। प्रिंस का यार चैनल भी है जिसे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो वो डालते रहते हैं अपने चैनल पर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंस जर्नी यार। अगर आपको मोटिवेशनल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला प्रिंस की जर्नी से, तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से ही बहुत सारों की स्टोरी आने वाली है इस चैनल पे। तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी चीज़ें डालने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन यार।